फिर उसके लिए हम नया गोभी का उत्पादन करना पड़ेगा, तो वो एक समय लगता है, 3 महीने 4 महीने बाद ही आएगा। तो अब क्या होगा, 200 लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन गोभी कितनी है, 100 है, तो 100 लोगों को ही मिलेगा। हम अचानक कहीं से हम उसको गोभी नहीं ला सकते हैं क्योंकि खेत का सामान पूरा यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार होता है वो होता है अति अल्पकालीन बाजार होता है। इस बाजार में वस्तुओं की कीमत जो निर्धारण होता है उसमें पूर्ति की अपेक्षा उसमें मांग की भूमिका अधिक होती है, क्योंकि पूर्ति फिक्स होती है और मांग बढ़ जाता है। जब मांग बढ़ जाता है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और उत्पादकों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार में उत्पादकों के पास इतना समय मिल जाता है कि वह वस्तुओं की पूर्ति में एक सीमा तक वृद्धि कर सकता है। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती जैसे आलू है, प्याज है, कुछ हम इसको स्टोर कर सकते हैं। यदि डिमांड बढ़ जाती है तो हम इसको निकाल कर हम स्टोरेज जहाँ हम रखें भंडारण गृह से हम मार्केट में उसकी सप्लाई कर सकते हैं। या कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं कि हम जो उत्पादक होते हैं वो थोड़ा परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ा करके, जैसे 10 घंटे के बदले हम 12 घंटे काम करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी भी लिमिट है, इसमें उत्पादकों के पास इतना अधिक समय नहीं होता है कि मांग के अनुसार हम उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। तो अति अल्पकालीन बाजार और अल्पकालीन बाजार दोनों बाजारों में वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग की भूमिका अधिक होती है। बस अति अल्पकालीन बाजार में है कि पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते हैं मांग के अनुसार, लेकिन अल्पकालीन बाजार में हम मांग के अनुसार थोड़ा बहुत पूर्ति में हम वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह मांग को हम मेकअप नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, दीर्घकालीन बाजार। यह बाजार 5 साल 10 साल का होता है और इस बाजार में क्या होता है, इस बाजार में उत्पादकों के पास इतना समय मिल जाता है कि वह अगर मांग अधिक है तो वो क्या करेगा कि वह नया प्लांट की स्थापना कर सकता है, नई चीज़ों की नई वस्तुओं को ला सकता है। तो इस पर टाइम मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, मांग के अनुसार हम पूर्ति को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण कीमत निर्धारण में मांग की उतनी अधिक भूमिका नहीं रहती है। तो ये दीर्घकालीन बाजार हो गया। और अति दीर्घकालीन बाजार क्या होता है, ये काल्पनिक बाजार होता है। इसमें क्या होता है, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों में परिवर्तन हो जाता है। मांग बदल जाता है, पूर्ति पक्ष भी बदल जाता है, नई नई वस्तुएं आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, कुछ वस्तुएं मार्केट से आउटडेटेड हो जाती हैं। आउटडेटेड मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता है, कोई ये 20 साल 25 साल ये 30 साल वाली बाजार होता है। तो इसमें कीमत निर्धारण नहीं हो पाता है क्योंकि न मांग के बारे में पता होता है न पूर्ति के बारे में पता होता है। तो इसलिए इस बाजार में हम कीमत निर्धारण का सिद्धांत कोई स्थापित नहीं कर सकते। तो 3 बाजार महत्वपूर्ण है, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अति दीर्घकालीन बाजार एक काल्पनिक बाजार है, इसमें कोई कीमत निर्धारण का सिद्धांत हम स्थापित नहीं कर सकते। तो ये हो गया समय के आधार पर। अब आइए बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर बाजार एक होता है विशिष्ट बाजार और एक होता है सामान्य बाजार। विशिष्ट बाजार में क्या होता है, जहाँ उस जैसे वहाँ केवल एक ही नाम से स्पष्ट होता है कि एक वस्तु का बाजार। जैसे खोआ मंडी, खोआ मिलता है। गल्ला मंडी, जहाँ थोक की सामानें मिलती हैं, जहाँ गेहूँ चावल दाल मिलता है। स्वर्ण आभूषण बाजार, जहाँ स्वर्ण आभूषण संबंधित चीज़ें मिलेगी। तो क्या हुआ, विशिष्ट जो बाजार होता है जहाँ वहाँ केवल एक ही वस्तु मिलता है, नाम से स्पष्ट हो जाता है। और सामान्य बाजार क्या होता है, सामान्य बाजार वह बाजार होता है कि जहाँ हर प्रकार की वस्तु मिलती है। जैसे चौक हुआ, सदर बाजार हुआ है, वर्तमान समय में शॉपिंग मॉल हो गए, बड़े बड़े जो मॉल जो खुले हुए हैं उसमें से बिग बाजार टाइप हो गए। तो इसमें हर प्रकार की वस्तुएं मिल जाती हैं। तो सामान्य बाजार में क्या होता है, हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, इसलिए उसको हम सामान्य बाजार कहते हैं। फिर हो गया वैधानिकता के आधार पर। एक होता है कानूनी बाजार और एक होता है गैर कानूनी बाजार। जिस बाजार में सरकार के नियमों के अनुसार वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और सरकार के नियमों और कानूनों का पालन किया जाता है, उसे हम कानूनी बाजार कहते हैं। जैसे कि हम कोई मार्केट में हम पेट्रोल जाते हैं तो पेट्रोल की कीमत फिक्स होती है, जो पेट्रोल कीमत होती है हम उसको, पेट्रोल का एक लाइसेंस होता है, जहाँ पेट्रोल बिकती हम जाकर वो पेट्रोल हम खरीदते हैं, सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। लेकिन जो गैर कानूनी बाजार होता है, जहाँ जिसमें बाजार के नियम, जिसमें सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, अर्थात उसमें चोरी छिपे वस्तुओं का
बाजार होता है और उसमें जो काम वो उसे हम गैर कानूनी कार्य कहते हैं। जैसे हवाला मार्केट हुआ, जैसे अगर फॉरेन करेंसी को चेंज करना हो तो हमें बैंक में ही जाना होता है, अगर किसी व्यक्ति के थ्रू चेंज करेंगे तो इलीगल होता है। तो ये होता है चोरी छिपे बाजार, ये काला बाजार कहते हैं या गैर कानूनी बाजार कहते हैं, जहाँ सरकार के नियम और कानून का पालन नहीं किया जाता है। फिर हुआ प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार का होता है: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता वाला बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक आदर्श बाजार होता है। इस बाजार में क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि जो बाजार में जो विक्रेता होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो उनके आवागमन की सुविधा अधिक होती है। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है किसी को, तो नए उत्पादक वस्तु बेचने के लिए आ सकते हैं। यदि घाटा हो रहा है तो जो पुराने उत्पादक है मार्केट को छोड़कर जा सकते हैं। इस बाजार में कस्टमर को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है, उत्पादन के साधनों का पूर्ण आवागमन होता है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं की कीमतों और क्वालिटी समान रहती है, जिसके कारण पूरे इस बाजार में वस्तु की कीमत एक होती है। लेकिन ये पूर्ण बाजार वास्तव में व्यवहार में पाया नहीं जाता है। व्यवहार में हम ये देखते हैं कि बाजार में अलग अलग वस्तुएं पाई जाती हैं, अलग अलग कीमतें पाई जाती हैं। कस्टमर को बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती है कि फला वस्तु कहाँ किस कीमत पर मिल रही है। तो पूर्ण बाजार एक सैद्धांतिक परिभाषा है। इसीलिए एक अपूर्ण बाजार होता है। अपूर्ण बाजार का मतलब ये होता है कि जिसमें वस्तुओं की कीमत और क्वालिटी में डिफरेंस होता है। इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या में अंतर होता है। क्रेताओं की तुलना में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। इसमें उत्पादकों के बाजार में आने पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध भी रहता है। तो इसका मतलब अपूर्ण बाजार में जो वास्तव में अपूर्ण बाजार ही पाया जाता है। जैसे नहाने के साबुन में लाइफ बॉय, लक्स, कई प्रकार के साबुन क्वालिटी के आधार पर पाए जाते हैं और उनकी कीमतें भी अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे टेलीविजन में, मोबाइल में, हर वस्तु की कीमत क्वालिटी के अनुसार अलग अलग होती है। तो इस बाजार जो व्यवहार में जो बाजार पाई जाती है हम उसे अपूर्ण बाजार ही कहते हैं। फिर एक लास्ट होता है एकाधिकारी बाजार। जिस बाजार में, इसे मोनोपोली मार्केट कहते हैं, जिस बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है उसे हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। मोनो माने एक, पोली माने विक्रेता, यानी एक विक्रेता। तो नाम से ही स्पष्ट है कि अगर पूरे बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है तो कीमत पर नियंत्रण उसी का रहेगा, यानी जो चाहे वो कीमत वसूल सकता है। तो कभी कभी कुछ देश ऐसे भी होते हैं कि उस पूरे वस्तु के उत्पादन पर उन्हीं का अधिकार होता है, तो जो चाहे कीमत वसूल लेते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण, अगर ओपेक होता है, ओपेक एक तेल जो निर्यातक, जो तेल बेचने वाले देशों का एक संगठन होता है, कभी कभी वो कीमत बढ़ा देते हैं तो कीमत खरीदने वालों को देना ही पड़ता है क्योंकि उनका अपना संगठन है। तो मोनोपोली मतलब परिभाषा स्पष्ट है। अगर कभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं या एकाधिकारी बाजार किसे कहते हैं, तो एकाधिकारी बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वस्तु की कीमत पर उसी का नियंत्रण होता है। तो ये हुआ बाजार का वर्गीकरण, विभिन्न आधारों पर हुआ। इसका नोट्स हमने भेज दिया है और आप इस लेक्चर को सुनिएगा ध्यान से, और बाद में आप फिर जो हमने नोट्स दिया है उसको बार बार आप पढ़ लीजिएगा। जो नए लड़के हैं वो पुराने लड़कों से संपर्क करके नोट्स ले लेंगे। आगे हम कल पढ़ाएंगे बाजार का विस्तार, अर्थात बाजार का कैसे विस्तार होता है और उस विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। धन्यवाद।